आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के बिल्कुल। उनके एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 52 हमले हुए हैं। केपीके और बलूचिस्तान के हालात तो हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक बार फिर से 1971 को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इंसिडेंट है, दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। ये हथियार पहनने नहीं गए, ये मरने के लिए गए हैं। मार रहे हैं, जाओ मारो उनको, जाओ मारो, करो अपना दिल ठंडा। इनको बलोच ना कहा जाए। बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे। और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। BLA इज नॉट दी ओनली इशू कमिंग आउट ऑफ बलूचिस्तान। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो हथियार उठा लिए हैं ना, जिन्होंने अभी हथियार नहीं उठाए वो क्या फेस कर रहे हैं और कैसे यहाँ तक हालात इस नहज को पहुँचे कि ये सब हुआ। तो उससे पहले पिछले 3-4 रोज़ में क्या हुआ ज़रा ये भी सुन लें। अगर हमें ये लगता है कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या है उसके बाद कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि 3-4 दिनों की ब्रैकेट के अंदर 59 अटैक्स तकरीबन रिपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो कि होते हैं, और ये 60 घंटे के दौरानिए के दरमियान हुए हैं, यानी कि 2.5 दिनों के अंदर। इसके अलावा तकरीबन 18 से 19 डेथ्स क्लेम की जाती हैं इन वाक़यात में हुई हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मुख्तलिफ़ नौइयत के हमले हुए हैं। और नोशकी के अंदर होने वाला अटैक सबसे प्रोमिनेंट है। 16 मार्च को नोशकी का RCD हाईवे, इस पर एक 8 बसेस पर मुश्तमिल कॉन्वॉय जा रहा होता है जिसमें पाक फ़ौज के एहलकार मौजूद थे। कोयटा से तफ्तान की तरफ ये बसेस ट्रैवल कर रही होती हैं। BLA रास्ते में इनको इंटरसेप्ट करती है, वीडियोस बनाती है, वीडियोस जारी भी करती है, बम से उड़ाती है बसों को, और उसके बाद में ये क्लेम करती है कि हमने 90 पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों को जान से मार दिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़, दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक़्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो जब वो खुद भूखा नंगा हो तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। अब ये बलूचिस्तान में हो रहा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो वहाँ से उधर कड़ियाँ जुड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया तो अब ये बलूचिस्तान में जुड़ना शुरू हो गए हैं। सर आप देखें ना कि TTP और BLA ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं।
दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी कायम करने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। आप देखें कि 17 दिनों में 52 ब्लास्ट, सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। कोई मुसलमान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जबकि आपको पता है कि इस महीने में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। कि देखिए जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो मुसलमान नहीं है। आप इस तनाजुर में देखें ना कि जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान ना भी हो, कोई मुसलमान तो ये टेररिज्म नहीं कर सकता ना। ये अपने मफादात के लिए कुछ दूसरी बड़ी कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ज़रूर है कि इससे पहले अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया था, उस वक्त हमारे इदारे एक्टिव थे और पूरा फोकस उनकी तरफ था। अब हमारे इदारों का फोकस कहीं और हो गया। सर पाकिस्तान का मीडिया तो सीधा सीधा जो है वो इंडिया को और रॉ को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो देखें, पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर और जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज़ सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। आपने नरेंद्र मोदी जब से आया, इससे पहले मनमोहन सिंह था तो उन्होंने 2-3 दफ़ा ये पंगा लिया ओपन वॉर का। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी, और परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब कारगिल हुआ तो तब उन्होंने ये इरादा किया कि हम ओपन वॉर की तरफ जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक। और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ, रिटायरमेंट के बाद जो है। अब ये जो उनका डीप स्टेट एक्टर्स है ना, ये बहुत ही एक्टिव हैं उनके जो उसमें आप ये कह लें पहले अफगानिस्तान उसमें भी वो काम कर रहे होते हैं, वो बांग्लादेश में काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तान में भी इंडिया काम की कर डीप स्टेट। इंडिया की डीप और स्टेट। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानते हैं भी, वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये देखें ना, अजीत डोवाल का मेरे पास एक ना किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा। तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था, तो मैंने उससे पहचाना है और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से, आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रॉ का बजट बहुत ज़्यादा है और रॉ को आप ये कह लें कि इंडिया को सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट ये जो उनके सामने सॉफ्ट टारगेट है वो भी पाकिस्तान ही है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर और उनके कश्मीरी आप ये कह लें बुरहानुद्दीन वानी से लेके अब तक आपने देखा ना, कश्मीर में जो जद्दोजहद थी उनकी आज़ादी की, उसने टोटल डिसमेंटल कर दिया, क्रश कर दिया हुआ है। और उससे मुंसलिक जितने लोग थे पाकिस्तान में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अब हाफिज़ सईद ग्रुप जो अभी भी उनके आप ये कह लें कि आतंक का वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज़ सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान में नो डाउट कि उनके ऊपर उन्हें सजा दी गई थी और पाकिस्तान में वो नज़रबंद, पाकिस्तान में वो जेल में भी रहे। जेल के बाद फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज बहुत ज़्यादा, कंसर्न बहुत ज़्यादा थे। पाकिस्तान ने फिर कहा कि भाई हम लोग उसे हाउस अरेस्ट ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी जो वो खुद ही उठाएं। तो जिस तरह आज हमने बात किया ना कि अबू कतेल की, सिंधी की जो मौत हुई है, अब ये वाकया बहुत बड़ा आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट वो तो मतलब हाफिज़ सईद तक पहुंच चुके हैं ना। अब सवाल ये है कि अब तो ये उसके बाद हाफिज़ सईद तक पहुंच चुके हैं, हाफिज़ सईद गाड़ी पे हमले की बात गाड़ी पे हमले कर रहे हो, ये हाफिज़ सईद का राइट हैंड है। और हाफिज़ सईद के बाद अगर कोई हाफिज़ सईद की मूवमेंट को लीड करने वाला जो सक्सेसर था तो वो अबू कतेल था। इसका नाम ज़िया है। अच्छा। इसका नाम ये इसको लक़ब मिला हुआ था, उसका नाम जो है वो मौलाना ज़िया के नाम से उसको पहचाना जाता था। बड़ा मजबूत असाब का मालिक, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी शॉडी। एक और इस नौयत का वाक़या जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के एंड 2-3 दिन बाद रिपीट हो जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से भी ये क्लेम किया था गवर्नमेंट ने कि 26 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। BLA क्लेम करती है हमने सैकड़ों को एग्जीक्यूट किया है। इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंशियल दिखाई देता है आपको। और कोयटा में कुछ सोर्सेस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ताबूत उन्होंने आते हुए देखे हैं यहाँ पे। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अख्तर मैंगल साहब का ट्वीट अगर आपने देखा हो या उनका जो बयान था, उन्होंने कहा कि अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं।
या इसके अलावा अब उनको कोई उम्मीद नहीं है, या उनकी तरफ से ये कहा जाना कि अब ये चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल चली गई हैं, मैं समझता हूँ इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी, क्योंकि वो ख़ुद वहाँ के रेजिडेंट हैं ना। अगर वो ये बात कर रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में रिट ही बरकरार उस तरह से नहीं रही कि सूबाई वज़रा को भी चेक पोस्ट पे रोक के तलाशियाँ ली जा रही हैं उनकी तरफ से, तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। दहशत गर्दी के हवाले से जो मैंने इंडेक्स की रिपोर्ट आपसे शेयर की थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, वो भी आपने लास्ट वीडियो में देख ली होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें JUIFA के अब्दुल बाकी नूरजई, उनको गन डाउन किया जाता है कोयटा एयरपोर्ट के ऊपर एक रात पहले। मुफ्ती मुनीर शाकिर जो कि बड़े फायर ब्रांड स्पीकर थे, ठीक है, सोशल मीडिया पे स्पीचेस सुना करते थे लोग उनकी, पेशावर में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, मस्जिद के बाहर धमाका हुआ, डेथ हो गई। इसके अलावा खुरासान डायरी ये भी क्लेम कर रही है कि जेलम का इलाका दीना, वहाँ पर फायरिंग होती है, जमातुद दावा से एसोसिएटेड 1 या 2 पर्सनैलिटीज़ अनकन्फर्म्ड हैं, उन पर फायरिंग की जाती है। नईमुर रहमान नामी शख्स एलिजेडली जान की बाजी हार जाता है, जिसको अबू किताल भी बोला जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कन्फर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, खुरासान डायरी को कोट कर रहा हूँ। तो कहा यह गया कि हाफिज़ सईद के बड़े क्लोज एड को टारगेट कर दिया गया और इसमें रॉ इन्वॉल्व हो सकती है। इस तरह के मुख्तलिफ़ रेंज ऑफ वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं, जिसमें ये जो लहर है सारी वायलेंस की, ये महदूद नहीं है एक पर्सनैलिटी तक या फिर एक आउटफिट तक, एक सूबे तक, एक शहर तक। लेकिन इसमें स्पेसिफ़िकली जो बलूचिस्तान के इशू की बात थी, जिसमें यह कहा गया कि BLA को क्रश तो आप कर दें, बेशक मिलिट्री सलूशन की तो आप बातें कर लें, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता था, अब हो सकता है या नहीं, इस पे मुझे पैसिमिज़म इसीलिए है कि जब हथियार एक ऑर्गेनाइजेशन ने उठा लिए हैं और वहाँ पर पीसफुल कंडीशंस ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम कितनी रीस्ट्रक्चरिंग या रीबिल्डिंग कर लेंगे। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, वो जवाब आप दीजिए। लेकिन जिस तरह से पहले भी मैं डेप्रिवेशन की तारीख़ और सप्रेशन की तारीख़ बलूचिस्तान की एक पूरी वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि खान कल्लात 1300 किलो सोना पाकिस्तान की स्टेट को बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए अहमद यार खान देते हैं। जना साहब से मीटिंग होती है, उसके बाद में वो स्केप्टिक हो जाते हैं। मार्च 1948 में पसनी, जीवनी और तुरबत में ऑपरेशन किया जाता है। ये मैं आपको ब्रीफली टाइमलाइन बता रहा हूँ कि यहाँ तक ये हालात, अगर कोई ये समझता है ना कि आज से ये मिलिटेंसी है, तो ये पहले रोज़ से, लेकिन अब इसका जवाज़ बढ़ चुका है। इसके बाद में खारान, लसबेला, मकरान जो 3 जगह थी, इनका इतना बड़ा इशू नहीं था, इशू था कल्लात स्टेट का। इसमें मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि प्रिंसली अफेयर याकूब बंगिश की किताब आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये आज़ाद रियासतें बलूचिस्तान बनी और किस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, पढ़ सकते हैं। इस एक्सेशन डॉक्यूमेंट के साइन होने के फ़ौरन बाद प्रिंस करीम, जो कि खान कल्लात के अपने भाई थे, हथियार उठा लेते हैं 1948 में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की है आपके पूरे पाकिस्तान में। देखा जाए तो ये देखेंगे अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। और ये इनकी रॉ जो आप कह रही है, रॉ की एजेंसी है अभी इंडिया में, वो इनके पीछे अमेरिका का, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता अमेरिका इसमें कोई इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि माशाल्लाह वो तो अभी ठीक कर रहे, लेकिन उससे पिछली गवर्नमेंट्स देख लें आप, उसमें तो बहुत ज़्यादा अटैक थे, बहुत ज़्यादा आपको ब्लास्ट हो रहे थे, हर जगह पर कोई क्राउड होता था वहाँ ब्लास्ट होते थे। लेकिन अब स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन स्टेबिलिटी आ चुकी थी। पाकिस्तान में ये दहशतगर्दाना हमले होना बंद हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान का माहौल ख़राब किया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक पता चला है, कहा जा रहा है कि अब KPK के बाद, बलूचिस्तान के बाद पंजाब के हालात मामला ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। नहीं, देखिए कहते हैं ना, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात होती है, तो गिराते तो हर बंदे ही गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन वो जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इंशाअल्लाह डटी रहेगी, और उनके जितने भी गलत उनके मंसूबे हैं, तो वो इंशाअल्लाह नाकाम करेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का मीडिया खुले आम ये क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान भी यही कह रहे हैं कि ये सब जो है वो इंडिया करवा रहा है। BLA और TTP जो है वो आपस में मिल गए हैं और इनके पीछे इंडिया और अफगानिस्तान की सपोर्ट है। लेकिन हम इस चीज़ के लिए मेक श्योर नहीं है वो इंडिया करवा रहा है या नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक सेंस दी है, विजडम दी है, हमने यूटिलाइज करना है। हम किसी को मेक श्योर नहीं कह सकते कि वो इंडिया करवा रहा है। अगर वो इंडिया करवा रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें, रोके उसे। अगर इंडिया करवा रहा है, हम पे चल गए, हमें चाहिए ना, तो स्टिकनेस लेके आए। जितनी भी क्राउड्स प्लेसेस हैं, लाइक मॉल्स हैं, कोई मार्केट्स हैं, कोई भी है, तो वहाँ आर्मी को चाहिए, आर्मी भी आए, हमारी पब्लिक को प्रोटेक्ट करें, दैट्स इट।
सर आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर से जो दहशतगर्दी होना शुरू हो गई है, सो कॉल्ड हमारे माथों पे ये लेबल लगाया गया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान दहशतगर्द प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप देखें पाकिस्तान तो खुद हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी का शिकार रहा है और अक्सर इसकी इमेज ख़राब की गई है, बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन मेरा हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। नवाज शरीफ की हुकूमत के पीछे से हिस्ट्री देख लें, जितनी मर्जी हिस्ट्री देख लें, जब जब नून लीग की हुकूमत आई है तब तब दहशतगर्दी का मामला अरूज पे आए हैं, ये कन्फर्म हुआ है। और किसी की हुकूमत में इतने ज़्यादा दहशतगर्दी के मामला नहीं होता, सिर्फ पीपल पार्टी और नून लीग की हुकूमत जब भी है कि ये सियासत, ये गंदी सियासत खेलते हैं, ये वाली, ये ऐसे हमले कहीं ना कहीं करवा देते हैं ऐसे करके फ़ौरन फंडिंग लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ़ौरन फंडिंग लेने के लिए। इनके पास आसान अल्फाज हैं कि इंडिया करवा रहा है, बस ये बड़ी जिम्मा हो जाते हैं, ये नहीं कहते कि ये हमारी गलती थी। और आगे पीछे वो हाफिज़ सईद के घूमता था। अब दूसरी बात यह कि इंडिया मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाफिज़ सईद पे भी हमला हुआ है। हाफिज़ सईद के बारे में ये है कि वो हाउस अरेस्ट तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में, या जिसे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिस तरह इंडिया का संविधान है, पाकिस्तान के संविधान में भी है कि पे रोल पे हम लोग कोई जितने भी अपने क्रिमिनल्स होते हैं या कन्विक्टेड होते हैं उनको पे रोल पे एक मखसूस अरसे के लिए 24 घंटों के लिए 48 घंटों के लिए रिहा किया जाता है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाफिज़ सईद को पे रोल पे रिहा किया गया हो। उनके बहुत ज़्यादा मदरसे भी चल रहे हैं, उनकी दीनी आप ये कह लें कि जमातें भी बड़ी हैं, रमज़ान भी है उनके यहाँ। लाहौर में जो उनकी मस्जिद है वहाँ पे बहुत बड़ा एक जो है अफ्तार पार्टी जो होती है, अफ्तार जलसे भी कर रहे हैं, वो जलसे जुलूस जो है वो भी कर रहे हैं। तो ये हो भी सकता है कि हाफिज़ सईद मौजूद है, लेकिन अगर हाफिज़ सईद मौजूद होते तो अभी तक, या उनको टारगेट किया जाता तो अभी तक बवाल मच जाना था पूरी दिन। उनके बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, फैन फॉलोइंग बड़ी थी अभी तक। उस ये जो गाड़ी थी, क्योंकि हाफिज़ सईद की गाड़ी हाफिज़ सईद को ही प्रमोट करने के लिए अबू कातिल जो है वो इस्तेमाल करता था, उन्हीं का टैग जो है वो इस्तेमाल करता था। तो अब दूसरी बात यह है कि एक अननाउन, अभी तक बंदे का पता ही कोई नहीं। यहाँ पे अंदरून लाहौर में उन्होंने एक टारगेट अचीव किया था। अंदरून लाहौर में एक बंदा था यहाँ पे जो कि सिख कम्युनिटी के, आप ये कह लें कि कत्ल में मुलविस था। उनको उन्होंने अंदरून लाहौर में कत्ल किया और उसके बाद अभी तक पता ही कोई नहीं है कोई बंदा, कौन सा बंदा कत्ल कर। गैबानी मखलूक आती है, अननाउन कौन है भाई जो इंडिया के लिए काम कर रहा है? एक अननाउन पर्सन जो है, एक अप्सरा उतरती है पाकिस्तान की सरजमीन पे, इंडिया की टेरर लिस्ट वो अप्सरा पढ़ती है, कह रही है भाई मसला कोई नहीं, बंदा हो गया। इंडिया गली गली तक पहुंच चुका है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल, मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना, टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं? क्या पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रॉ के एजेंट है। और आप लाहौर में जो मर्डर हुआ है ना, आप लाहौर के मर्डर को देखकर, और जेलम वाले पे जो अबू कतेल को उन्होंने जो है वो उसका मर्डर किया है, अब वो एरिया जो था ना, वो तो चलो आप कह सकते हैं कि बाय रोड था, या वो आप कैपिटल सिटी से बड़ा दूर था, जीटी रोड था वहाँ पे। तो अब ये देखिए कि लाहौर में जो हुआ उसका पता ही कोई नहीं है। अब इस बंदे का कोई पता नहीं चलना कि कौन आया। अननाउन कौन से थे? अननाउन जो है कभी नॉन होंगे ही नहीं। अननाउन अगर जो भी इंडिया का कोई भी इस तरह का वाक़या जो, तो अगर अननाउन रह जाता है ना, तो उसमें इंडिया पाकिस्तानी कोई भी मुलविस नहीं हो सकता, कोई भी पेड किलर नहीं हो सकता, कोई भी पेड स्लीपिंग सेल नहीं हो सकता। वो इन्हीं का कोई अपना ट्रेन शुदा एजेंट होगा। और उनके ट्रेन एजेंट जो है, जाहिर बात है वो भी 5वीं ख़तरनाक जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ जो है, तो उनके पास बिल्कुल ये महारत है। और ये तो देखें ना, जो हमसाए मुल्क होता है ना, वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे ISI है चाहे रॉ है, ये दोनों अपने टारगेट्स जो होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन रॉ जो है ना, वो ज़्यादा महारत के साथ, ज़्यादा स्मार्टली मूव के साथ जो है ना, वो अपने टारगेट अचीव कर रही है। इस तरह की कोई कार्रवाई जो अभी तक हमारी ISI की तरफ से इंडिया में नहीं मिली। लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक और भी सवाल है। देखिए, एक तरफ इंडिया बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, और दूसरी जानिब जब घर में घुस के कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है, और सबसे बड़ी खबर ना इंडियन मीडिया पे सबसे पहले चल जाती है कि भाई फलां जगह पर ये वाकया जी हो गया, और ये बंदा मोस्ट वांटेड जो था लिस्ट में था इंडिया के, कहते भी हैं, दिखा भी रहे हैं, और फिर मानते भी नहीं है। ये क्या स्ट्रेटजी है इंडिया की? देखिए, यही तो है ना, यही तो स्ट्रेटजी इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जवाब भी तो देना है ना। अब उन्होंने ये तो हाईलाइट कर दिया पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। आप कल देखिएगा, कल की खबरें प्रिंट मीडिया पे देखिएगा, हर तरफ यही बवाल बचा हुआ है। राइट हैंड क्या हाफिज सईद का आतंक के प्रोडक्शन हाउस का राइट हैंड जो है वो चला गया। आतंक का प्रोडक्शन हाउस जो है वो भी आप ये कह लें कि नरके में आ चुका है, अगला अटैक जो उसी पे होगा। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने किया क्या। सर वो क्यों बताएं? वो नहीं बताएंगे कि हमने इस ऑपरेशन को, देखिए इस तरह का, आप ये जो है ना, इसके पीछे भी ये कोई स्मार्टली आप ये कह लें कि 10-15 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी सर्विलेंस की गई होगी। 85% बलूचिस्तान के शहरियों का क्लीन ड्रिंकिंग का एक्सेस ही नहीं है, साफ़ पानी पीने का नहीं है 85% बलूचिस्तान के अवाम के पास।
ठीक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है 70% वो बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए बलूचिस्तान में वो स्कूलों से बाहर हैं। 70% पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन बलूचिस्तान। 47% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है, ग़ज़ा नहीं मिलती पूरी का जिस्म तवानाई हासिल कर सके। इसके अलावा $450 बिलियन की पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकॉनमी है, जिसके अंदर ब्लैक इकॉनमी का शेयर भी बहुत बड़ा है। कितना पैसा आता है, कहाँ से आता है, किस स्मगलिंग से आता है, कौन से हथियार बेच के आता है, कौन सा माल बाज़ारों में बिकता है, आप जाकर देख लीजिए बलूचिस्तान में। मैंने टूरिज़म रिलेटेड वीडियो एक देखी थी, पूरा बलूचिस्तान का वो एक बाइक पर टूर था, गालिबन अबरार नामी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। मैंने उस सारी बेल्ट में उसको ट्रैवल करते हुए देखा है। मुझे सिवाय धूल मिट्टी के, टूटी हुई सड़कों के और बाज़ारों में बिकता हुआ ईरानी तेल और ईरानी खाम माल, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। मैं बज़ाते ख़ुद इतना अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैं जा नहीं सकता टू द स्ट्रेचेस ऑफ बलूचिस्तान। उसकी वजह यह है कि आपको पता है उसकी वजूहत क्या हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखते हुए वहाँ पर आपको नज़र सिर्फ ये आता है कि इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकॉनमी है कि आपको पता ही नहीं है भाई कि वहाँ पर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही हैं, जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, कितना माल अंदर कर रहे हैं, कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है। तो आप ये जो टेरर फाइनेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर सारी फाइनेंसिंग ही जाली है? मुझे तो ये समझ नहीं ना आती कि अगर हमने ये लोकेट करना है कि अच्छा भाई इतना पैसा रॉ से आया, इतना ईरान से आ रहा है, इतना अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तो वो हमारे पास जो पैसा है वहाँ पे बलूचिस्तान में उससे मुख्तलिफ कैसे है जब किसी का ही कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है? पहला सवाल तो ये है। तो इस तरह से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की पॉलिसी रखी पहले रोज़ से और लोकल डेवलपमेंट पे कभी फोकस नहीं किया। सिक्योरिटी लेंस से देखा हमेशा बलूचिस्तान को, यानी कि हैवी मिलिटराइजेशन कर दी। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न थे लोगों के, ये साफ़ पानी, ये ग़ज़ाई किल्लत, ये इसके अलावा जो जॉब क्रिएशन का इशू था, इसके अलावा लिटरेसी का इशू था, स्टंटेड ग्रोथ का इशू था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इशू था, उस पर तवज्जो नहीं दी पहले रोज़ से, क्योंकि उन्हीं सरदारों को नाफिज कर दिया आवाम की गर्दनों के ऊपर। अब शुरू में तो वो सरदार सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्होंने स्टेट के साथ बात करके एक प्रिवी पर्स क्रिएट कर लिया, इंक्लूडिंग अकबर बुगटी साहब और दीगर सरदार शुरू में बहुत बड़ा शेयर लिया करते थे और जैसे ही शेयर ना मिला तो वो फिर आवाम के जज्बात को यूज़ किया करते थे। तो वहाँ के आवाम ने ग्रेजुअली सरदारों से भी माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि आप भी हमारी जान छोड़ दें। और फिर पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी है, उनकी तरफ से फिर एक नई ब्यूरोक्रेसी की किस्म की जो शख्सियात हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिछली गवर्नमेंट में आप देख लीजिए कि बाप पार्टी का अलायंस PTI के साथ हुआ। आज तहरीक इंसाफ चीख रही है सोशल मीडिया के ऊपर बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए, लेकिन बाप पार्टी से अलायंस किसने किया था? डियर PTI, किसने बनाई थी पार्टी वो? या फिर हासिल बजिंजो के अंडर जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था जिसमें उसने कहा जनरल फैज़ का इलेक्शन था ये, वो किसने रिग करवाया था और वो किसकी साइड पे था? तो इस तरह से बलूचिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस का मजाक उड़ता रहा। कोई इकोनॉमिक रेगुलेशन नहीं हुई पहले दिन से स्मगलिंग को लेकर, आज तक चली आ रही है, ख़त्म नहीं हो सकी ब्लैक इकॉनमी। ग्रीवेंसेस जो थे वो पहले रोज़ से डिनाई किए गए। जिसने भी ग्रीवेंसेस की बात की उस पर इल्ज़ाम लगाया तुम गद्दार हो, मुँह बंद कर लो, ठीक है। और सबसे बड़ा इशू, अगर आपको ये लगता है ना कि मैं अब किसी की बात सुन के ये रेप्लिकेट कर रहा हूँ, आप मेरी साउथ पंजाब वाली वीडियो निकाल कर देखिए जो मैंने बताया कि मैं जहाँ से आया हूँ जिस खित्ते से, उधर क्या हालात हैं। 50% आवाम बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसमें मैंने ये बोला था और आप भी ये ख़ुद अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब तक पंजाब के अंदर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं क्रिएट होते तो सारी रियासत का यही असर रहेगा। क्योंकि एक एलिफेंट इन द रूम है। पंजाब के अपर पंजाब के 2 शहरों का इलेक्शन देख लो और उसको बलूचिस्तान से कंपेयर कर लो तो बलूचिस्तान की कोई औकात नहीं बचती इस फेडरल फ्रेमवर्क के अंदर। तो जब तक हम पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस में डिवाइड नहीं करते कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सारा रिसोर्स, अगर आप ये कहें कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किधर के लिए कैंपेन करेगी तो वो यहाँ के लिए करेगी भाई। लाहौर जीतो पंजाब जीतो, पंजाब जीतो पाकिस्तान जीतो, है कि नहीं? तो इसीलिए किसी और को किसी और सूबे से फ़र्क क्यों पड़ेगा? यही बात मैं करता हुआ आ रहा हूँ कि किस वजह से साउथ पंजाब में या फिर पंजाब के दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की ज़रूरत किस कदर अशद तरीके से है कि अगर वो नहीं करोगे तो उसके बाद में ये डेप्रिवेशन के इल्ज़ाम लगते रहेंगे। और अब अनफॉर्चुनेट रेसिज्म पीक पर चला गया, यहाँ पर बलोच के अगेंस्ट, बलूचिस्तान में पंजाबी के अगेंस्ट, और उस आग में तेल डाला जा रहा है दोनों तरफ से। डिस्ट्रस्ट पैदा होता है जी दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए गए थे। जिस तरह रिसेंटली पाकिस्तान में जो ट्रेन है, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था।
तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया पे इन तमाम चीज़ों का जो क्रेडिट है, इन तमाम हमलों का, इन तमाम जितने भी पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए हैं, इस तमाम चीज़ों का क्रेडिट जो है वो इंडिया को जा रहा है, वो इंडियन एजेंसी रा को जा रहा है। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर,